सनौली एक्सकवेशन दो चीज़ों को बहुत अच्छे से नरेट करता है। उदाहरण के लिए महाभारत में योद्धाओं का वर्णन है, रथ का वर्णन है, अलग अलग तरह के वेपन्स का वर्णन है। तो यहाँ भी आप देखिए अलग अलग तरह के वेपन्स मिल रहे हैं, तलवारें मिल रही हैं, हमें तीर धनुष के एविडेंसेस मिल रहे हैं। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ें जिस पे शोध हुआ वो है सरस्वती नदी और उससे रिलेटेड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। अभी जो बहुत चर्चित जो एक्सकवेशन रही है सनौली की, उसमें चैरियट मिला था। मैं आपसे डिटेल में समझना चाहती हूँ कि एक्सकवेशन के दौरान और कितना लंबा ये एक्सकवेशन चला। एक्सकवेशन में 3 रथ के अवशेष मिले, एक नहीं 3 रथ के अवशेष मिले। और ये अवशेष जो है वो क्या थे, जो एक्चुअल रथ होता है उसके अवशेष थे। ये कोई मॉडल नहीं था, ये एक्चुअल रथ को शव पेटी के साथ रखा गया था और उसके साथ साथ तलवार थी, उसके साथ ढाल था, उसके साथ मशाल थी, उसके साथ और बहुत सारे हेलमेट था। तो वो एक लैंडमार्क डिस्कवरी थी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जिसने बहुत सारी चीज़ों पे प्रकाश डाला। जो आर्यन इन्वेजन की जो थ्योरी रही है, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स ने इसको बोला है कि आर्यन इन्वेजन हुआ था और 4000 साल पहले जिस तरीके की चीज़ें जो एवोल्यूशन हुआ, इस थ्योरी को आपके एक्सकवेशन ने डिबंक किया है। आर्यन करके थ्योरी प्रपोज किया गया, जिसमें मोहनजोदड़ो में बहुत सारे स्केल्टन मिले थे और उस स्केल्टन को ये कहा गया कि यहाँ आर्यंस आए और इनको मारा और उसके बाद ये इसके कारण से ये। लेकिन अगर आप देखें 6000 से भी ज़्यादा किलोमीटर में ये कल्चर फैला है। हाँ, तो इतने जगह तो इन्वेजन हो ही नहीं सकता था, है ना। सनौली के एक्सकवेशन में जब चैरियट मिला, वेपन्स मिले और इतने इफ़ेक्टिव वेपन्स, यूनिक सोर्ड और उसके साथ शील्ड और सारी चीज़ें जब मिली, तो एकाएक एक नई चीज़ें सामने आई कि लगभग 1800, 1900 और 2000 BC में हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें इतनी उन्नत लेवल पे थी। इसका मतलब इसकी शुरुआत और पीछे हुई होगी। तो जो प्रपोज थ्योरी थी आर्यन की, उससे 600 साल पहले ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ थी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आर्कियोलॉजी एक साइंस है और हम जो बात कह रहे हैं उसमें झूठ की गुंजाइश ही नहीं है। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्मृति रस्तोगी। आज हम बात करेंगे भारत के पास्ट के बारे में। पास्ट के बारे में से मेरा मतलब है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रोल के बारे में। क्या कुछ एक्सकवेशन में अभी तक हुआ है, खासकर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, सिनौली के बारे में। आपको बता दें, हाल ही में एक एक्सकवेशन हुआ है यूपी के सिनौली में, जिसमें आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, इसको डिबंक किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। बहुत कुछ ऐसा क्यूरियोसिटी बनाई है इस सब्जेक्ट को विस्तार से समझने के लिए, और इस पूरे डिकोड जो किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, इसको समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर संजय मंजुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू स्मृति जी। पहली बात है सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये जो काम है, जो लगातार कई सालों से हो रहा है, वो वाकई में बहुत सराहनीय है। और क्योंकि मेरा प्रयास था पिछले कुछ वक्त से कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे एएसआई से कोई आकर के बात करे और जो पूरे प्रोजेक्ट्स अभी तक हुए हैं उन पर कुछ डिटेल्स दे, समझाए। खासकर स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट सबके लिए, लेकिन स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो किताबी जो नॉलेज से उससे उठ करके जो एक्चुअली में हो रहा है, हिस्टोरिकल जो एविडेंसेस हैं उन पर बात हो, वो बहुत ज़रूरी है। यूपी के सिनौली में जो एक्सकवेशन हुआ है उसको लेकर के लोगों में काफ़ी क्यूरियोसिटी है। क्या हुआ है उस एक्सकवेशन में, क्या निकला है, कंक्लूजन क्या रहा, बताइए। धन्यवाद। ये पूरा सवाल जो है कि अपने पास्ट को जानना है, अतीत को समझना है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमेशा से बहुत
देश के कोने कोने में एक्सकवेशन करती रही है, खासकर वैसे पुरास्थलों पे जहाँ से ऐसे रिमेन्स प्रकाश में आए जिसने भारतीय इतिहास को, भारतीय पुरातत्व को समझने में बहुत बड़ा योगदान दिया। खासकर अगर आप, जैसे कि आप हड़प्पन की बात कर रहे थे, तो जिसे हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं और हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जानते हैं, उसके अनेकों साइट आज़ादी के बाद प्रकाश में आए। आज़ादी के पहले मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे एक दो साइट एक्सकवेट हुए थे, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद ये साइट जो है वो पाकिस्तान में चले गए। तो भारतीय पुरातत्ववेताओं के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि क्या हड़प्पन साइट भारतीय टेरिटरी में, भारतीय लैंड में कहाँ है। और अथक प्रयास जो हमारे इतने जो आर्कियोलॉजिस्ट पहले थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में या अन्य यूनिवर्सिटी में, एक पूरी समग्र रूप से सबके प्रयास से हजारों साइट भारतीय टेरिटरी में प्रकाश में आए, जिसमें कालीबंगा है, बनाबली है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण साइट जो काफ़ी बड़े एरिया में जिसका विस्तार था वो प्रकाश में आए। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ें जो जिस पे शोध हुआ वो है सरस्वती नदी और उससे रिलेटेड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जिसमें अनेकों हड़प्पन साइट वर्तमान घग्गर, जिसे हम ड्राई बेड घग्गर कहते हैं, या चौतांग जो घग्गर की ट्रिब्यूटरी है, और जो घग्गर को जिसे ये पहचान किया गया कि ये एंशिएंट सरस्वती है, और चौतांग जो दृश्वतवती है, ऐसे रिवर के किनारे किनारे एक्सप्लोरेशन में अनेकों साइट मिले और बाद में इसको उत्खनित भी किया गया। और ये भी पुरातत्ववेताओं ने और अन्य स्कॉलर्स ने जो अलग अलग विधाओं के साथ जुड़े थे, उनके साथ मिलकर ये भी समझने की कोशिश की कि ये नदी कैसे सूखी। हड़प्पन सभ्यता का जो हम ये कहें कि अंत या डिक्लाइन वो कैसे हुआ। तो अनेक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे ये समझने के लिए कि भारतीय कॉन्टेक्स्ट में ये हड़प्पीय कल्चर या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन किस तरह से पल्लवित हुई और किस तरह से इसका विस्तार हुआ और किस तरह से इसका डिक्लाइन हुआ। लेकिन मेरा सवाल एक बार फिर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी जो बहुत चर्चित जो एक्सकवेशन रही है सनौली की, उसमें चैरियट की बात जो निकल करके सामने, और उससे बड़ी बात है कि जो आर्यन इन्वेजन की जो थ्योरी रही है, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स ने इसको बोला है कि आर्यन इन्वेजन हुआ था और 4000 साल पहले जिस तरीके की चीज़ें जो एवोल्यूशन हुआ, इस थ्योरी को आपके एक्सकवेशन ने डिबंक किया है। क्या कुछ मिला था चैरियट का? मतलब मैं आपसे डिटेल में समझना चाहती हूँ कि एक्सकवेशन के दौरान और कितना लंबा ये एक्सकवेशन चला। बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स थी। जब सनौली का एक्सकवेशन हम लोग कर रहे थे, हमारी पूरी टीम थी और हमारे साथ में डॉक्टर अरविंद मंजुल जो को डायरेक्टर थी उस समय एक्सकवेशन ब्रांच में, उनकी भी टीम हमारे साथ थी। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी की टीम थी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक पूरी टीम थी जिसे मैं लीड कर रहा था कि कैसे एक्सकवेशन होना चाहिए। और उस समय सनौली के लोकेशन को अगर आप देखेंगे तो लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे है अभी यमुना, वर्तमान यमुना के बेड से। और जो सरस्वती और दृश्वतवती, राखीगढ़ी, बनाबली ये साइट है वो ड्राई बेड ऑफ चौतांग के किनारे और कुछ घग्गर के किनारे हैं। तो इन दोनों के तारतम्य को समझना ये इम्पॉर्टेंट था। दूसरा, सनौली की फाइंडिंग इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी कि इसमें जो गंगा यमुना दोआब में जिस तरह से कल्चर, कंटेम्प्रेरी कल्चर हड़प्पा के साथ साथ सरस्वती वैली के साथ साथ और यहाँ भी डेवलप कर रहा था, तो भारतीय संस्कृति का विस्तार कितना था ये इससे प्रकाश में आया।
दूसरी बात, जब एक्सकवेशन में 3 रथ के अवशेष मिले, एक नहीं 3 रथ के अवशेष मिले, और ये अवशेष जो है वो क्या थे, जो एक्चुअल रथ होता है उसके अवशेष थे। ये कोई मॉडल नहीं था, ये एक्चुअल रथ को शव पेटी के साथ रखा गया था, और उसके साथ साथ तलवार थी, उसके साथ ढाल था, उसके साथ मशाल थी, उसके साथ और बहुत सारे हेलमेट था, और कई ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो एक पूरा कॉम्बिनेशन को दर्शाता था कि ये एक वॉरियर का ग्रेव होगा, और यहाँ पे वॉरियर को दफनाया गया होगा। सिर्फ वॉरियर ही नहीं, बल्कि जो चीज़ें थी वो इतनी महत्वपूर्ण थी, इतने उत्कृष्ट तरीके से बनाई गई थी कि ऐसा लगता है कि ये किसी चीफ का या किसी राजा का, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का ग्रेव होगा। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण खोज थी, बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस थे। साथ साथ इसका एक्सकवेशन बहुत क्रूशियल था। इसे समझना ज़रूरी है कि एक्सकवेशन क्यों क्रूशियल था, क्योंकि जब हम एक्सकवेट करते हैं नॉर्मली, तो जो चीज़ें पेरिश हो जाती हैं, खासकर लकड़ी के जो रिमेंस हैं वो हमारे यहाँ सर्वाइव नहीं होते हैं हमारे क्लाइमेट में, जबकि इजिप्ट और वहाँ जो हॉट क्लाइमेट है वहाँ सर्वाइवल बहुत अच्छा है चीज़ों का। हमारे यहाँ सर्वाइवल नहीं है, लकड़ी बहुत जल्दी ख़त्म होता है। तो चैरियट जो लकड़ी में बनी थी उसको रिकवर करना एक्सकवेशन में, वो अपने आप में एक अनूठा काम था, एक चैलेंजिंग काम था, जो शायद और कहीं एक्सकवेशन में, इतने लंबे इतिहास में एक्सकवेशन के और कहीं ऐसा हम सफल नहीं हुए थे। और उसकी सफलता के कई कारण थे। एक कारण जो साइंटिफिक मेथड्स हमने यहाँ प्रयोग किए। दूसरा कारण ये था कि इनोवेटिव आइडिया, साइंस के साथ साथ आर्टिस्टिक थॉट को अप्लाई करना, और प्री विजुलाइज करना कि यहाँ क्या हो सकता है, और अगर ये ऐसा शेप है तो इसको किस तरह से एक्सकवेशन किया जाए इनोवेटिव आइडिया के साथ। दूसरा जो हमारे पास लीड था वो कि कॉपर उसमें लगाए गए थे कई जगह, कॉपर के डिज़ाइनिंग की गई थी, लकड़ी के ऊपर कॉपर कई जगह लगाए गए थे, उसके जो पोल थे, व्हील थे, उसमें कॉपर की डिज़ाइनिंग की गई थी। उसने एक लीड दिया कि कैसे इसका शेप होगा, और उस लीड के कारण हम इसको सक्सेसफुली एक्सकवेट कर पाए। एक्सकवेट करने के बाद अनदर जो बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसको प्रिजर्व कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो जो लकड़ी था वो तो मिट्टी में कन्वर्ट हो चुका था। तो अब इसका प्रिजर्वेशन कैसे हो, और उसको प्रिजर्व करके उसको किस तरह से इतने बड़े चैरियट को कैसे लिफ्ट किया जाए, और लिफ्ट करके किस तरह से लाया जाए। तो आज आप देखेंगे कि ये चैरियट अभी मॉडर्न आर्ट गैलरी में डिस्प्ले में है, जो G20 के एग्जीबिशन में डिस्प्ले किया गया था, अभी भी डिस्प्ले में है, तो आप उसको देख सकती हैं। और उसके साथ जो शील्ड रखे थे, 2 तरह के शील्ड थे, एक जो चेस्ट में हम लगाते हैं, दूसरा शील्ड जो हम डिफेंस के लिए हाथ में लेते हैं। उस शील्ड में भी कॉपर के और डिज़ाइनिंग थे, और उस दूसरे कई शील्ड में स्टेटाइट की डिज़ाइनिंग थी। पूरे जो बॉक्स थे जिसमें शव को रखा गया होगा, उसमें भी चारों तरफ कार्विंग की गई थी, और उसमें इनले करके डिज़ाइन किया गया था, और कुछ में कॉपर की डिज़ाइनिंग की गई थी, जो अपने आप में उस समय के आर्टिस्टिक स्किल, उस समय के सोसाइटी को, उस समय के आर्ट कल्चर सोसाइटी और बहुत सारे एलिमेंट को दर्शाता है कि हम कितने उन्नत थे, हमारा आर्ट कितना उन्नत था, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी कितने कैसे डेवलप हो रही थी, कितनी एडवांस थी उस फेज़ में। उससे आप पीछे का भी अनुमान लगा सकते हैं और आने वाले समय का भी अनुमान लगा सकते हैं। तो वो एक लैंडमार्क डिस्कवरी थी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जिसने बहुत सारी चीज़ों पे प्रकाश डाला। जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल उसमें किया कि वो आर्यन थ्योरी को कैसे इम्पैक्ट डालता है। हम सब जानते हैं कि आर्यन थ्योरी जब प्रपोज़ किया गया तो सबसे पहले ये प्रपोज़ किया गया कि आर्यंस बाहर से आए और यहाँ के लोगों को डिस्ट्रॉय किया और यहाँ के सेटलमेंट को डिस्ट्रॉय किया और फिर नए चीज़ें शुरू हुई।
बाद में ये धीरे धीरे ये थ्योरी मॉडिफाई होके आई कि नहीं, आर्यंस यहाँ आए माइग्रेट करके और यहाँ आए और फिर नई चीज़ें डेवलप हुई, वो इन्वेजन जैसा कोई चीज़ नहीं था। तो ऐसे थ्योरी प्रपोज की गई जिसका एक बेस लाइन क्या था, चैरियट, बेस लाइन था हॉर्स, क्योंकि हॉर्स के रिमेन्स हमारे यहाँ हड़प्पन कल्चर के उसमें ठीक अच्छी तरह से विजिबल नहीं थे, लेकिन जो वेद थे, वेदों में चैरियट, हॉर्स, वेपन्स, इसका चारों तरफ जिक्र है। दूसरा, जो भारतीय संस्कृति में जितने भी देवी देवता हैं उनके साथ चैरियट, हॉर्स और वेपन्स साथ में होता है। तो ये कहा गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो कहीं ना कहीं पीसफुल सोसाइटी थी और उसमें इन सब चीज़ों का कोई योगदान नहीं था, और बाद में जब आर्यंस आए तब ये चीज़ें साथ में लेके आए। और ये इवेंट कब हुआ, इसके डेटिंग उन्होंने क्या दिया था, जो पाश्चात्य स्कॉलर्स थे उन लोगों ने डेट किया कि लगभग 1400 BC के आसपास ये आए और अपने साथ ये सारे टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें लेके आए, बाहर से लेके आए। सोनौली के एक्सकवेशन में जब चैरियट मिला, वेपन्स मिले और इतने इफ़ेक्टिव वेपन्स, यूनिक सोर्ड और उसके साथ शील्ड और सारी चीज़ें जब मिली, तो एकाएक एक नई चीज़ें सामने आई कि लगभग 1800, 1900 और 2000 BC में हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें इतनी उन्नत लेवल पे थी। इसका मतलब इसकी शुरुआत और पीछे हुई होगी। तो जो प्रपोज थ्योरी थी आर्यन की, उससे 600 साल पहले ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ थी। तो फिर और कई सवाल उठ गए। तो बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स और इवन कई इंडियन स्कॉलर जिसने कभी फिजिकली नहीं देखा चैरियट को या एक्सकवेशन नहीं देखा, उन लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये चैरियट नहीं है, ये बुलक कार्ट हो सकता है, चैरियट यहाँ हो ही नहीं सकता। मेरा यही सवाल था कि चैरियट जब आपको मिला तो उसके डायमेंशंस क्या रहे होंगे जो आइडेंटिफाई करने में आपको ये लगा कि ये बुलक कार्ट नहीं है, ये चैरियट है? अच्छा सवाल है, क्योंकि आप देखिए दो चीज़ हैं जो मोबिलिटी के लिए, खासकर बुलक कार्ट और चैरियट का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये चैरियट है, ये बुलक कार्ट है। बुलक कार्ट में जो उसका चेसी होता है, जो वो एक फ्रेम होता है, कार्ट में एक कार्ट फ्रेम होता है और उसमें 2 व्हील या 4 व्हील लगे होते हैं कई बार। तो 2 व्हील उसमें भी लगे हैं, लेकिन उसमें एक फ्रेम होगा, क्योंकि वो कैरी करने के लिए बेसिकली बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें आप चीज़ें कैरी कर सकें और ट्रैवल कर सकें। उसका जो योक होता है, क्योंकि बुल में लगाने के लिए जो योक होता है वो हैवी योक होता है, मोटा होता है और हैवी होता है, क्योंकि बुल के कंधे पे आपको रखना होता है और उसको कंट्रोल करना होता है। लेकिन अगर आप चैरियट की बात करेंगे, खासकर जो युद्ध में यूज़ होता था चैरियट, वॉर चैरियट की बात करेंगे, तो ये छोटे साइज़ के होते थे और इसका जो चेसी होता था वो डी शेप चेसी होता था, यानी आगे से गोल मुड़े हुए यू आकार का चेसी होता था, क्योंकि उसके ऊपर जो डैशबोर्ड बनता था वहीं वॉरियर खड़ा होता था, उसके लोड बियरिंग के लिए वो किया जाता था, जबकि बुलक कार्ट में फ्रेम होता है उस पर सामान रखने के लिए। तो यहाँ जो मिले हैं वो उसका साइज़ बुलक कार्ट से छोटा है और इसमें डी शेप चेसी है और इसका जो योक और पोल जो दोनों है वो पतला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें इनले किए गए हैं, तो इसलिए कोई एग्जैजरेशन हम नहीं कर सकते, उसमें कोई टेम्परिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें इनले किए हुए हैं, तो आपको साफ पता चलता है कि सरफेस कहाँ से जा रहा है। तो पतला और लंबा, क्योंकि हॉर्स के लिए जब आप हॉर्स लगाते हैं तो हॉर्स को पीछे जगह चाहिए मूवमेंट के लिए, लेकिन बुल में बैक में इतनी जगह नहीं चाहिए होता है। दूसरा, उसका योक छोटा होता है, क्योंकि हॉर्स को आप यहाँ लगा के उसको टाई करते हैं लेदर स्ट्रिप से, जबकि उसके कंधे पे रखते हैं। दूसरा, इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली थी जो ये इंडिकेट करता है कि ये चैरियट हॉर्स चैरियट है, खासकर वो है विप। यहाँ जो विप मिली उसमें एक सॉकेट बना था लेदर स्ट्रिप लगाने के लिए, जबकि लेदर स्ट्रिप
से क्या करते हैं, जब हम चाबुक लगाते हैं तो कंधे पे लगाते हैं हॉर्स के। हॉर्स को पीछे कभी आप हिट नहीं करते हैं, क्योंकि वो पीछे से क्योंकि उसका नेचर डिफरेंट है एनिमल का, वो पीछे से पाँव मारेगा, वो बिदक जाएगा। जबकि बुल को आप आगे नहीं मारते हैं, क्योंकि वो सिंग मारेगा, उसके हिट आप स्टिक से करते हैं बैक में, इसलिए उसमें एक स्टिक यूज़ किया जाता है, उसमें चाबुक यूज़ किया जाता है। तो ये बड़े चाबुक थे जो इसके साथ मिले हैं। दूसरा एसोसिएटेड मटेरियल, जैसे शील्ड। शील्ड की क्या ज़रूरत थी अगर बुलक कार्ट था तो? शील्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती। हेलमेट की क्या ज़रूरत थी अगर बुलक कार्ट होता तो? मशाल की क्या ज़रूरत थी अगर बुलक कार्ट होता तो? तलवार की क्या ज़रूरत थी बुलक कार्ट में? तो कभी भी चीज़ों को आइसोलेशन में देख के अगर कोई ओपिनियन दिया जाता है तो वैसे लोग जो चीज़ें फिजिकली नहीं देखा है या एक्सकवेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, उनके ओपिनियंस जो हैं वो किसी एक चीज़ पे बेस्ड होते हैं। तो जो फिजिकल एविडेंस को कभी नकारा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो आपके सामने है। जो आपके सामने है उसमें सांच को आँच क्या, और आज इसलिए वो डिस्प्ले में है, वो सब कुछ कोई भी स्कॉलर वर्ल्ड का आके उसे देख सकता है, समझ सकता है। और ऐसे में बहुत सारे विदेश से भी स्कॉलर्स आए। दरहम यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर रॉबिन कनिंघम की भी टीम आई थी ये देखने के लिए कि ये कैसा चैरियट है और इसको किस तरह से लाया गया निकाल के एक्सकवेशन में, वो ये समझने के लिए दरहम यूनिवर्सिटी से पूरी टीम आई थी। तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स बाहर से आए और ये देखने के लिए कि वाकई ये सच है या एग्जेजरेशन है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आर्कियोलॉजी एक साइंस है, और हम जो बात कर रहे हैं उसमें झूठ की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जो है वो मटेरियल कल्चर पे बेस्ड है, जो है वो आपके सामने है और प्रेजेंस में है। ये जो चैरियट मिला है, इसका मिलना रेलेवेंस कितना बड़ा रखता है उस पीरियड के बारे में, एवोल्यूशन, क्योंकि आप बात कर रहे हैं 1900 BC के, तो इसका किंगडम, इसका मतलब उस वक्त होंगे एक ह्यूमन एवोल्यूशन इस तरह से हो चुका होगा कि अपने अपने राज्य होंगे, तभी ये वॉर या चैरियट का तो यूज़ वॉर में ही होता है, तभी एक वॉरियर की यूनिफॉर्म भी आपको मिली। तो उस वक्त का जो एवोल्यूशन था किंगडम्स का या उस पीरियड का, वो कितना, क्या रेलेवेंस है उसकी चैरियट की? एक सबसे पहले ये समझना होगा, क्योंकि जब हम बैक पीछे की तरफ देखते हैं तो हमारे पास जो स्क्रिप्ट है, जो राइटिंग मटेरियल है, हम उससे ही समझ पाते हैं कि उस समय क्या किंगडम होगा। जब तक हमें कोई इंस्क्राइब्ड चीज़ें नहीं मिलती है, इंस्क्रिप्शंस नहीं मिलते हैं जिसको हम डिकोड करें। यहाँ पे अभी तक जो सिंधु सरस्वती सभ्यता में जो चीज़ें मिली हैं राइटिंग मटेरियल, उसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है, अभी भी वो मिस्ट्री है हमारे लिए, और जबकि बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं इसको डिकोड करने के लिए। लेकिन हमारे पास जो एंशिएंट लिटरेचर है, जैसे ऋग्वेद और वेद और वेदांग और ब्राह्मण ग्रंथ हों, पुराण हो, और ऐसे बहुत सारे लिटरेचर हैं। बाद में आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, बहुत सारे लिटरेचर। अब हम उन लिटरेचर में देखते हैं कि उसमें क्या मेंशन है, और ख़ासकर जो अर्लीस्ट लिटरेचर है वेद जो हमारे पास है, उसमें बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है चैरियट के बारे में। तो दो तरह के चैरियट, एक चैरियट जो प्रोसेशन के लिए यूज़ होता है, जो राजा और उसके साथ प्रोसेशन निकलता है, एक चैरियट जो वॉर में यूज़ हो रहा है, और बहुत क्लियर उसमें डिफ़ाइन किया गया है इन चैरियट के बारे में। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें ये भी बताया गया है कि किस लकड़ी से व्हील बनेगा, किस लकड़ी से उसकी चेसी बनेगी, और इसको भी डिफ़ाइन किया गया है। तो एक ये बहुत बड़ा एविडेंस है कि जो सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर है उसमें भी चैरियट के इन सारे विधाओं को बहुत अच्छे से बताया गया है। दूसरा, अगर आप वेद के रेफरेंसेस को अगर देखेंगे तो एक ऐसा रेफरेंस आता है कि एक योद्धा को
उनके पूरे अटायर के साथ तीर धनुष और उनके पूरे अटायर के साथ बरीड किया गया। तो वो रिफ्लेक्शन भी यहाँ मिल रहा है हमें। एक योद्धा, खासकर वुमेंस डे भी आ रहा है, तो एक लेडी वॉरियर के ग्रेव में हमें एक बो और एरो हेड्स मिले हैं। तो बो एरो हेड्स को साथ में बरीड करना कहीं ना कहीं उसके रेफरेंसेस को कोरिलेट करता है। तो ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। ये भी आपको सिनौली में मिला? या सनौली एक्सकवेशन में हमें मिला है। तो ऐसे कई ऐसे रेफरेंसेस हैं जिसको हम इसके साथ जोड़कर या इसके रिफ्लेक्शन के रूप में देखते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये रेफरेंसेस कैसे आए और ये किस परंपरा से हमारे यहाँ आ रही हैं। तो इसलिए सनौली एक्सकवेशन दो चीज़ों को बहुत अच्छे से नरेट करता है, क्योंकि हमारे जो साहित्य हैं, हमारे जो एंशिएंट लिटरेचर है, उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं उसकी भी पुष्टि करता है। अब आप उदाहरण के लिए महाभारत में योद्धाओं का वर्णन है, रथ का वर्णन है, अलग अलग तरह के वेपन्स का वर्णन है। तो यहाँ भी आप देखिए अलग अलग तरह के वेपन्स मिल रहे हैं, तलवारें मिल रही हैं, हमें तीर धनुष के एविडेंसेस मिल रहे हैं और कई और ऐसे एविडेंसेस हैं जिसको अभी हम नहीं समझ पाए हैं कि वो क्या रहा होगा। और एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि जो रिमेन्स हमें मिलते हैं वो बेसिकली 30-40% रिमेन्स सर्वाइव करते हैं। बाकी जो रिमेन्स जैसे लकड़ी के फर्नीचर रखे गए हों और भी कुछ चीज़ें लकड़ी के रखी गई हों, तो वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है मिट्टी में, जिसको आसानी से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। यहाँ हमने क्या किया सनौली में कि बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ लगाए। जैसे हमने सीटी स्कैन किया, मिट्टी के चंक को हमने सीटी स्कैन में डाल के ये देखा कि उसमें कैसे इम्प्रेशंस आ रहे हैं, क्योंकि सीटी स्कैन क्या करता है, मल्टीपल इमेजेस एक साथ लेता है और आगे पीछे हर तरह के इमेजेस क्रिएट करता है। दूसरा हमने क्या किया, एक्सरे टेक्निक का यूज़ किया, जो हम बॉडी पे करते हैं एक्सरे का। अगर आपको कील कहीं अगर घुस गया है या कोई मेटल ऑब्जेक्ट चला गया है तो एक्सरे तुरंत बारीक से बारीक चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है। तो हमने क्या किया, मिट्टी के एक्सरे किए। मिट्टी के एक्सरे में ये पता चला कि इसमें तो कॉपर नेल्स दिखाई दे रहे हैं, और नेल्स कहाँ लगेंगे, वो तो लकड़ी में ही लग सकता है, वो कहीं मिट्टी में तो नेल्स लगाए नहीं जाएंगे। तो उससे हमें ये पता चला कि निश्चित रूप से जो मिट्टी हमें दिख रहा है वो सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसमें लकड़ी के रिमेन्स हैं जी। तो ये सारे इनोवेटिव आइडियाज़ ने बहुत सारे नए राज खोले और एक नया रास्ता भी दिया इंडियन आर्कियोलॉजी को कि हम किस तरह से एक्सकवेशन हमें करना चाहिए और साइंटिफिक टूल, मॉडर्न साइंटिफिक टूल को कैसे अप्लाई करना चाहिए अपने एक्सकवेशंस में, और फिर उसके हिसाब से आइडियाज़ डेवलप करना चाहिए एक्सकवेशन का। क्योंकि पहले तो ये होता था कि कार्बन डेटिंग से पता चलता था, अब इनोवेशन के चलते या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते और भी ज़्यादा जो डोर्स हैं, रास्ते हैं, वो खुल रहे हैं। अच्छा, सीटी स्कैन के बारे में आपने बताया, आपने एक्सरे के बारे में बताया, कार्बन डेटिंग भी एक टेक्निक होती है, इसके अलावा और कौन सी टेक्निक होती हैं जिनसे आप एक्सकवेशन? तो दो चीज़ें, ये टेक्निक है जिस चीज़ों से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा डेटिंग टेक्निक है जिसको आप कार्बन डेटिंग, और आप अभी और उसको रिफाइंड और मॉडर्न टेक्निक में हम AMS डेटिंग करते हैं। हाँ, अब नए डेटिंग मेथड OSL डेटिंग मेथड्स आ गए हैं जिससे हम सेडिमेंट को भी डेट कर सकते हैं। अगर मिट्टी में के सेडिमेंट है उसकी भी डेटिंग करते हैं, जैसे रिवर के डिपॉजिट हैं हम उसके भी डेट कर पाते हैं इससे। तो TL डेटिंग है। तो ऐसे कई डेटिंग मेथड्स अभी हमारे पास हैं जिससे हम समय और काल उसको समझ पाते हैं कि किस समय ये इवेंट हुआ होगा या किस समय के ये इवेंट है। और आप अगर देखेंगे, जो सिंपल लेमैन को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप घर में आप अखबार आपके यहाँ आता है और अखबार को आप सबसे पहले क्या करते हैं, पहले नीचे जो रखेंगे वो सबसे पुराना होगा और 31 तारीख का सबसे ऊपर होगा। तो वही स्ट्रेटिफिकेशन है। तो सबसे नीचे है वो सबसे पुराना है और सबसे ऊपर है वो सबसे मॉडर्न है। तो हम उन सारे स्ट्रेटिफिकेशन
को डेटिंग के माध्यम से, साइंटिफिक डेटिंग के माध्यम से, दूसरा रिलेटिव डेटिंग, यानी जो चीज़ें यहाँ मिली हैं, अभी अगर जीन आपको यहाँ मिल रहा है तो इसी समय बिहार में भी जीन मिल रहा है, तो एक रिलेटिव डेटिंग से भी हम समझ पाते हैं कि इसका काल क्या होगा, क्योंकि एक फैशन एक समय में चलता है और वो फैशन आगे एक समय में कई जगह स्प्रेड करता है वो फैशन। और ख़ासकर उसमें हम क्या करते हैं, पॉटरी बनाने की, क्योंकि वो एबेंडेंट हमको मिलता है, हम पॉटरी जो यूज़ करते हैं अगर टूट गया तो हम वहीं थ्रो कर देते हैं, उसको अपने साथ नहीं ले जाते हैं। तो साइट पे हमें क्या मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉटरी मिलती हैं, और इस तरह जो डिस्कार्टेड रिमेन्स है ना, वो ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो डिस्कार्टेड चीज़ों से विजुलाइज करना और उससे डेट करना, कल्चर और उस समय के सोसाइटी को समझना, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए हमेशा चैलेंज होता है कि जो चीज़ें हमें मिल रही हैं उससे उस सोसाइटी को, उस समय के रहन सहन को, उस समय के कल्चर को, उस समय की टेक्नोलॉजी को, उस समय के आर्किटेक्चर को, उन सारी चीज़ों को विजुलाइज करना और रिकंस्ट्रक्ट करना, ये हमारा काम है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग होती होगी कि खाने को लेकर के, कि फूड कैसा कल्चर होगा। जैसा कि आपने बोला डिस्कार्डेड जो चीज़ें होती हैं उनको स्टडी करके, क्योंकि एक ऐसी हड़प्पन धोलावीरा की शायद बात है जहाँ पे वो बर्नड राइस या बर्नड वीट के जो अनाज हैं, ग्रेन्स हैं, वो मिले। तो ये कैसे फूड का कल्चर, या कितना इलाबोरेट था उनका फूड का जो सिस्टम है, खाने का सिस्टम, वो कैसे पता चलता होगा, खासकर क्यूजीन को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल। फूड हैबिट को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि रेजिड्यू एनालिसिस करते हैं। पॉट में से जो रेजिड्यू निकलता है उससे हम काफ़ी चीज़ें समझ पाते हैं कि किस तरह के हर्ब और वो यूज़ किए गए होंगे। दूसरा, जो अनाज जल जाते हैं उससे हमें पता चलता है कि किस तरह के अनाज प्रयोग में आ रहे थे। दूसरा, कालीबंगा के एक्सकवेशन से डबल क्रॉप के एविडेंस मिले हैं, एक प्लाव फील्ड के एविडेंस मिले हैं, हल के मॉडल भी मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें फूड हैबिट को दर्शाती हैं। और अगर सनौली की बात करें तो सनौली एक्सकवेशन में चावल और उड़द दाल के एविडेंस हमको एक पॉट में मिले हैं। तो उस समय के फूड और वो क्लाइमेटिक कंडीशन को भी हम रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं कि किस तरह के खेती किस तरह से हो रही होगी और किन किन चीज़ों की खेती हो रही होगी। एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगी, जो आपने बोला थोड़ा सा पीछे जा कर के सनौली के बारे में, कि ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, इसको बनाने के पीछे क्या वजह थी? अगर हमारे पास एविडेंस है कि 1900 BCE में जो चैरियट आपको मिला है और जिस तरह से उस वक्त एडवांस है, आपने बोला कम से कम 400-500 साल पहले ये हमारे पास रिमेन्स मिली हैं, क्या रीज़न होगा आर्यन इन्वेजन थ्योरी बनाने के पीछे? देखिए, सबसे पहले तो जब वेस्टर्न्स थ्योरी डेवलप कर रहे थे तो पहला गोल ये था कि इंडियन कल्चर को उस लेवल पे कभी नहीं समझ पाए थे, या वो समझते थे कि ये मेसोपोटामिया की या उसकी कॉलोनी है, जो सबसे पहले रिमेन्स मिले। क्योंकि मेसोपोटामिया का एक्सकवेशन पहले से चल रहा था तो ये कहा गया कि ये मेसोपोटामिया की कॉलोनी है। और हमेशा से, क्योंकि आप अगर इंडियन संस्कृति को अगर आप इतना एडवांस अगर दिखाएंगे तो ये होता कि इंडिया तो पहले से ही इतना एडवांस है। तो जो चीज़ें उन्होंने प्रपोज़ करने की कोशिश की, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस थे, बहुत सारे ऐसी चीज़ थे जिसको अपने नैरेटिव में उन्होंने डेवलप किया। और यही कारण है कि आर्यन की जो थ्योरी, आर्यन करके कोई रेफरेंस ही नहीं है, आर्यन करके थ्योरी प्रपोज़ किया गया जिसमें मोहनजोदड़ो में बहुत सारे स्केल्टन मिले थे और उस स्केल्टन को ये कहा गया कि यहाँ आर्यंस आए और इनको मारा और उसके बाद ये इसके कारण से ये। लेकिन अगर आप देखें 6000 से भी ज़्यादा किलोमीटर में ये कल्चर फैला है। हाँ, तो इतने जगह तो इन्वेजन हो ही नहीं सकता था, है ना। और जो इंडिजिनस डेवलपमेंट है, अगर राखीगढ़ी साइट की बात करें तो राखीगढ़ी का जो डीएनए हुआ था, और राखीगढ़ी के डीएनए ने स्पष्ट किया
कि ये सोसाइटी जो अर्ली फार्मिंग कल्चर की जो सोसाइटी थी वो यहीं डेवलप हो रही थी, ना कि इसमें स्टेपे या बाहर के कोई इन्फ्लुएंस है। उसी तरह सनौली के 2 स्केलेटन का डीएनए हुआ जो काफ़ी वो भी यही दर्शाता है कि ये इंडिजिनस पीपल थे, इसमें स्टेपे का कोई रोल नहीं है। हाँ, लेकिन जो अर्ली समय में अगर आप देखें 3000 BCE से जो हमारे एक लॉन्ग रिलेशन थे, ट्रेड रिलेशन था मेसोपोटामिया और उसके रिमेन्स हमें बहरीन में और कई जगह, इवन मेसोपोटामिया में एक कॉलोनी मिली है, मिल्वा की कॉलोनी मिली है, जो यहाँ से लोग जाके उन्होंने वहाँ सेटल किया था। तो जो डीएनए म्यूटेशन है वो तो बहुत अर्ली स्टेज से हो रहा होगा, आना जाना वो तो लगा ही था, क्योंकि हमारे वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रेड रूट थे, जो मैरीटाइम वेल एस्टेब्लिश्ड मैरीटाइम था हमारे यहाँ, रिवर रूट थे, लैंड रूट था, वो ऑलरेडी ओपन था। तो लेकिन जो नैरेटिव उस समय बिल्ड किया गया उसका मेन मकसद ये था कि सुपरमैसी दिखाना और इंडियन कल्चर को डाउन रखना और एक सुपरमैसी दिखाना। तो इसलिए वो, और आज भी उस मानसिकता से बहुत लोग नहीं निकल पाए हैं, उबर नहीं पाए हैं, जबकि हमारे रिसर्च का लेवल बहुत आगे जा चुका है। तो ये जब तक धीरे धीरे ये टेक्स्ट में नहीं आएगा, बच्चों को पता नहीं चलेगा, स्टूडेंट्स इससे अवेयर नहीं होंगे, तब तक ये जो एक थ्योरी एक लंबे समय से जो चलती चली आ रही है, जो प्रपोज किया गया है, जो पढ़ाया गया है, हम उससे बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि नए रिसर्चेस जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे हमें इंक्लूड करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि एक्चुअल सही मायने में क्या था।